हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। मैं आपके साथ हूँ डिले स्टोरी रहांग डाले। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कृषि क्या है, कृषि की ब्रांचेस और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर का हमारा डायग्राम, उसके आगे देखिए बच्चों, आप लोगों ने 11th-12th में अधिकतर आपने ये पढ़ा होगा, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, सारी वानिकी क्रियाएं की जाती है। वो किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। बच्चों, पर आपको पीएटी में क्या डेफिनेशन पूछी जाएगी क्या? नहीं, है ना। कृषि किस भाषा का शब्द है, कैसे लिया गया है, किन दो वर्डों से मिला गया है, कृषि का अर्थ क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पूछेंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं कृषि क्या है या एग्रीकल्चर क्या है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर में कृषि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बच्चों? याद रखने वाली बात है, बहुत पूछता है एग्जाम में। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द, लैटिन भाषा के दो शब्द मतलब एगर और एग्री प्लस कल्चर से मिलकर हुई है। किन दो शब्दों से बच्चों? एगर और एग्री प्लस कल्चर से मिलकर हुई है, जिसमें एग्री का तात्पर्य मृदा से है और कल्चर का तात्पर्य खेती एवं खेती में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं से है। अब मैम, खेती में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं मतलब बच्चों, खेती में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं मतलब निंदाई, गुड़ाई, बुआई, बीज बुआई, है ना, हार्वेस्टिंग, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? कृषि के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी, है ना। तो हमने क्या देखे बच्चों? सबसे पहले एग्रीकल्चर को क्या क्या बोलते हैं? कृषि कहते हैं ना। उसके बाद किस वर्ड से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के दो शब्द। बच्चों, आपको पूछता है ये पीएटी में, एग्रीकल्चर के किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के दो शब्द एगर और एग्री प्लस कल्चर से लिया गया है, मिला गया है, जिसका तात्पर्य क्या है? पहले एग्री का तात्पर्य मृदा से और कल्चर का तात्पर्य खेती कर्षण क्रियाओं से है ना। उसके आगे देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? फसल उत्पादन एवं पशुपालन हेतु आवश्यक है ना। क्या आवश्यक है बच्चों? कृषि, है ना, एग्रीकल्चर आवश्यक है। किसके लिए? फसल उत्पादन और पशुपालन हेतु। फसल उत्पादन मतलब फसलों को नियमित बोना, है ना, फसल उत्पादन के अंतर्गत आएगा। जबकि पशुपालन में क्या आएगा बच्चों? पशुपालन में भेड़ पालना, बकरी पालना, मुर्गी पालना, है ना, और कुकुट भी आ जाएगा उसके अंदर। तो मुर्गी किसके अंतर्गत आएंगी? कुकुट के अंतर्गत आएंगी, है ना। और गाय पालना, भैंस पालना। अब गाय भैंस किस लिए पालते हैं? दूध के लिए पालते हैं। जबकि बकरी किसके लिए? मांस के लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं। इन सब चीजों के लिए बकरी को पाला जाता है। इसके साथ ही आप लोग भेड़ किस लिए पालते हैं? ऊन के लिए पालते हैं ना। और बकरी से आय भी कमाई जाती है ना। वो हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर देखेंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? फसल उत्पादन, है ना। इसके आगे देखिए बच्चों, भूमि की जुताई, गुड़ाई और निदाई, है ना। भूमि की जुताई, गुड़ाई और निदाई को ही क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, है ना। फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, बच्चों ये विचाएं नहीं है, ये क्या है? विधियाएं है। विधियाएं आती है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत, हाँ मैम हमको तो पता है, क्या पता है बच्चों? फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री वाला एरिया, वनों की, है ना, वन वाला एरिया आ जाता है, वो वानिकी के अंदर आ जाता है। वो सब क्या कहलाता है? हमारा एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर देखते हैं। अब बच्चों, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है एग्रीकल्चर की, जिसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांचेस को देखेंगे जिसके हमको पीएटी के लिए ज्यादा आवश्यकता होती है ना, जिसमें पीएटी का ज्यादा पूछता है ना। तो उसके अंतर्गत फर्स्ट ब्रांच हमारी क्या है? एग्रोनॉमी। फर्स्ट ब्रांच क्या है? एग्रोनॉमी। दूसरी ब्रांच क्या है? हॉर्टिकल्चर। तीसरी ब्रांच क्या है?
लॉजी, जिसमें हम लोग एग्रोनॉमी को किस नाम से जानते हैं बच्चों? एग्रोनॉमी को हम लोग शस्य विज्ञान के नाम से जानी जाती है। एग्रोनॉमी किस नाम से जानी जाती है बच्चों? शस्य विज्ञान के नाम से जानी जाती है। और हॉर्टिकल्चर बच्चों, हम लोग हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस विज्ञान के नाम से जानते हैं? उद्यान विज्ञान के नाम से जानते हैं। उद्यान विज्ञान के नाम से जानते हैं। जबकि एंटोमोलॉजी को हम लोग कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं, है ना। एंटोमोलॉजी को हम लोग कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद हमारी कौन सी ब्रांच आ रही है? प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम पादप रोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। पादप रोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ हमारी और आती है 5वीं ब्रांच मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस के नाम से जिसे जानते हैं। उसके बाद आती है पशुपालन, जिसको एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। पशुपालन, हमारी इकोनॉमिक्स, है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सारी किसके अंतर्गत आती है? एग्रीकल्चर ब्रांचेस के अंतर्गत आती है। पर बच्चों एग्रीकल्चर की ब्रांचेस में ये अपने आप में एक सब्जेक्ट कहलाए जाते हैं, है ना। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ये सब अपने आप में एक सब्जेक्ट कहलाए जाते हैं, जिसमें एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम लोग फसलों को लगाने का तरीका देखेंगे। जबकि हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत 2 ब्रांचेस और निकल के आ रही है। 2 ब्रांचेस में कौन कौन सी ब्रांचेस दिख रही है बच्चों आपको? हाँ बोलिए। हाँ मैम, हमको क्या दिख रहा है? फ्लोरिकल्चर। और दूसरा क्या दिख रहा है? ओलेरिकल्चर। तो बच्चों फ्लोरिकल्चर में फ्लोरी फ्लोरी फ से फूल, है ना, तो फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती। फूलों की खेती या फूलों का अध्ययन। खेती या अध्ययन, फूलों की खेती या फूलों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती, ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती या उनका क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है। सब्जियों की खेती या उसका अध्ययन किया जाता है। बच्चों क्या पढ़े हमने? हमने पढ़े कि मैम एग्रीकल्चर की ब्रांचेस, हाँ एग्रीकल्चर की ब्रांचेस एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये सब क्या आ रही थी? हमारी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के रूप में आ रही थी। जिसमें हमने देखे शस्य विज्ञान में क्या कर रहे हैं हम लोग? फसलों को लगाने का तरीका देख। हॉर्टिकल्चर की 2 ब्रांचेस आ रही थी, उसके अंतर्गत कौन सी? फ्लोरिकल्चर और ओलेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन कर रहे थे कि फसलों को कीट लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं और वे कब लगते हैं, इसका अध्ययन कर रहे थे। और प्लांट पैथोलॉजी में पौधों में लगने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। उसी के साथ मृदा विज्ञान या सॉइल साइंस में मृदा का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी मृदा है, कैसे रंग की होती, कैसे फसल कौन सी मृदा में उगती है, ये सारी का अध्ययन किया जाता है। पशुपालन में जैसे कि आप लोग जानते हैं पशुओं को पाला जाता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सब की पाला जाता है। क्या किसके अंतर्गत आता है? पशुपालन के अंतर्गत आता है। बच्चों हम लोगों ने ब्रांचेस देख लिए। ब्रांचेस के बाद हम लोग एग्रीकल्चर की फर्स्ट ब्रांच, जो कि ऊपर हमने देखे थे, कौन सी थी? एग्रोनॉमी, जिसको किस नाम से जान रहे थे हम लोग? शस्य विज्ञान के नाम से जानी जा रही थी। एग्रोनॉमी किसके नाम से जानी थी? शस्य विज्ञान के नाम से जानी जा रही थी। बच्चों हमने देखे थे कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? बोलिए। हाँ, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द देखे थे बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है, देखे थे। हाँ आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैम हमने देखे थे ऊपर कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। बच्चों उसकी ब्रांचेस हमारी क्या थी? एग्रोनॉमी। जो एग्रोनॉमिक किस भाषा का शब्द दिख रहा है बच्चों? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला एग्रोस और दूसरा नॉमस, है ना। जिसमें एग्रोस का मीनिंग क्या है बच्चों? खेती से है, और नॉमस का मीनिंग प्रबंधन या खेती के मैनेजमेंट से लिया गया है। जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? खेती का प्रबंधन या खेती का मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो क्या कहला रहा है? हमारा एग्रोनॉमी कहला रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों, एग्रोनॉमी
में फसलों तथा भूमि को वैज्ञानिक ढंग से करना, है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग एग्रोनॉमी में? फसलों तथा भूमि को वैज्ञानिक ढंग से कर रहे। हम लोग अधिकतर अपने यहाँ पर सीड के सोइंग करते हैं। पुराना जैसे हमारे दादा परदादा लोगों ने हमें सिखाए हैं कि सीड लेना है, सीड की सोइंग करना है और टाइम आने पे उसे रोप देना है खेत में। हम लोग ऐसी खेती करते, परंतु वैज्ञानिक ढंग से खेती में अधिक प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट होने के साथ साथ कीट तथा बीमारी कम लगती है इसीलिए, और लाभ अधिक होता है इसीलिए हम लोग वैज्ञानिक तरीके से खेती करते, जिसमें हम उसका पूरा ध्यान रखते कि रो टू रो कैसे प्लांट लगाए, प्लांट टू प्लांट क्या डिस्टेंस होनी चाहिए। ये सारी जानकारी भी हमें किससे मिलती है? वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के अंतर्गत मिलती है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं, जिसमें लैंड, लेबर और कैपिटल, है ना। क्या? लैंड मतलब भूमि, हाँ सही बोल रहे हो बच्चों। लैंड मतलब भूमि, लेबर मतलब श्रमिक, लेबर मतलब श्रमिक, और कैपिटल का मीनिंग होता है, हाँ बच्चों आप लोग सही बोल रहे हो, पूंजी, है ना। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी, है ना। उससे अधिकतर लाभ कमाना ही हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। किस किस से? लैंड, लेबर और कैपिटल से अधिकतम लाभ कमाना ही हमारा उद्देश्य होता है। बच्चों आपको नाम दिख रहा है, वैज्ञानिक का नाम दिख रहा है हमको, आपको बोलिए क्या नाम दिख रहा है आपको वैज्ञानिक का? बोलिए। पीटर ड्रिकेंजी, है ना। क्या नाम दिख रहा है आपको? पीटर ड्रिकेंजी। पीटर ड्रिकेंजी ने 1230 और 1307 दिया है ना। आपको वैज्ञानिक का नाम दिख रहा है, बोलिए वैज्ञानिक का नाम आप लोग, क्या नाम है वैज्ञानिक का? पीटर ड्रिकेंजी। अब इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से भी जानते हैं ना। क्या जानते हैं? फादर, नोट करके लिख लीजिए बच्चों आप, फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से पीटर ड्रिकेंजी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है बच्चों? पीटर ड्रिकेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अब फादर बनाए तो ऐसे ही तो किसी को उठा के फादर नहीं बना देंगे किसी का, है ना। बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, इसीलिए इन्हें फादर बनाया, है ना। तो पीटर ड्रिकेंजी ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी बुक में, है ना, अपनी बुक में किसका अध्ययन किया? एग्रोनॉमी का अध्ययन किया, और अपनी बुक में संग्रहण किया कि फसलें कैसे लगाए, इन सब का तरीका, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों वैज्ञानिक का नाम फिर से बोलिए आप, पीटर ड्रिकेंजी, है ना। पीटर ड्रिकेंजी, और कब? 1230 और 1307 के, है ना, अंतर्गत। उसके आगे देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? पीटर ड्रिकेंजी कौन थे? फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जा रहा था। कौन थे? फादर ऑफ एग्रोनॉमी थे वो। इसके आगे देखिए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, है ना। डेफिनेशन ऑफ क्रॉप में भूमि का एक ऐसा, भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर उगाया जाने वाला पौधा का एक ऐसा ग्रुप जिसमें किसी न किसी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति को ही क्या कहते हैं? हम लोग फसल कहते हैं। अब बच्चों इसमें क्या आया? एक वर्ड आर्थिक उद्देश्य, है ना। एक वर्ड क्या आया? आर्थिक उद्देश्य। अब आर्थिक उद्देश्य मतलब अपनी पूर्ति हो, हमारे आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हो, हमारा पेट पल सके, हमें आय मिल सके, है ना। ये सब हमारी क्या होता है? आर्थिक उद्देश्य होते हैं, जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, है ना। ये सब भी होता है ना आर्थिक उद्देश्य। अब हम लोग फसलों का ग्रुप में ऐसे वीट तो नहीं लगा देंगे, वीट लगाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, पूरी खेती लॉस में जाएंगे और हम लोग भी लॉस में जाएंगे। इसीलिए पौधों का एक ऐसा समूह जिससे हमें प्रॉफिट हो, है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा फसल के अंतर्गत आता है। अब आप लोग फसलों को ऐसे ही लगा देते हो कि किसी भी मौसम में कहीं भी उठा के फसलों को लगा देते हैं क्या? नहीं, है ना। एक मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है फसलों को लगाने के लिए, उसके मौसम की आवश्यकता होती है, उसकी जलवायु की आवश्यकता होती है, और सीजन की आवश्यकता होती है फसलों को लगाने के लिए। तो आइए हम आगे देखते हैं, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, है ना। फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में फसलों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग हमारी पहली क्रॉप क्या है? क्लासिफिकेशन सीजन मतलब ऋतु, सीजन मतलब ऋतु, ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण, फसल का
वर्गीकरण। अब बच्चों आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, सीजन कितने प्रकार के होते हैं बताइए। हाँ बच्चों सही बोल रहे हो आप, कौन कौन से होते हैं। हाँ, खरीफ का सीजन, रबी का सीजन और जायद का सीजन। सही बोल रहे हो मैम। सीजन 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ का सीजन, रबी का सीजन और जायद का सीजन। हाँ सही बोल रहे, खरीफ, रबी और जायद का सीजन, जिसमें हम लोग पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे सीजन के अकॉर्डिंग, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग की पहला सीजन क्या आ रहा है, खरीफ का सीजन। पहला सीजन क्या आ रहा है बच्चों, खरीफ का सीजन, जिसकी बुआई, खरीफ के सीजन की फसल की बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच कर दी जाती है। खरीफ के सीजन की क्रॉप की बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच कर दी जाती है। इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर या इसको पकने से लेके उगने वाला टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके लिए टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। इसमें आने वाली क्रॉप कौन कौन सी बच्चों देखिए, सोयाबीन, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, लोबिया और सही बोल रहे हो आप लोग, सनई, है ना, सनई इसमें आने वाली क्रॉप है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सीजन के अकॉर्डिंग फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें खरीफ ऋतु के सीजन देखिए, जिसमें मैम हाँ 15 जून से 15 जुलाई के बीच इसकी बुआई कर देनी चाहिए, तथा इसके लिए तापमान कितना लग रहा था बच्चों, इसके लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के लिए तापमान लग रहा था, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों फिर से एग्जाम्पल बोलिए। हाँ, सोयाबीन, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, बोलिए, मूंगफली, बिल्कुल सही, मूंग, उड़द, तिल और ग्वार, लोबिया और सनई इसके अंतर्गत आ रही है। उसके बाद देखिए बच्चों, रबी की क्रॉप, है ना, रबी की क्रॉप जिसकी बुआई कब हो रही बच्चों, देखिए बोलिए, अक्टूबर से नवंबर माह में इसकी बुआई हो रही थी। पहली बुआई हमारी खरीफ की कब हो रही थी, 15 जून से 15 जुलाई, जब पानी स्टार्ट होता है वो वाली टाइम में क्या हो रहा था, हमारा खरीफ की बुआई हो रही थी। उसके बाद हमारी रबी की बुआई कब हो रही बच्चों, अक्टूबर से नवंबर माह में इसकी बुआई की जा रही है। इसके लिए टेम्परेचर देखिए बच्चों, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, तथा इसे पाले वाली फसल के रूप में भी जाना जाता है। पाले वाली फसल के रूप में, पाले वाली फसल के रूप में जाना जाता है, तथा यह ठंडी मौसम सहन करने वाली फसल कहलाती है, तथा यह ठंडा मौसम सहन करने वाली फसल कहलाती है ना। इसके एग्जाम्पल देखो बच्चों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू, लाही, जई, हाँ बच्चों, अलसी जो आपकी फेवरेट है ना, अलसी, गन्ना, तंबाकू, चुकंदर। फिर से बोलिए बच्चों, इसकी बुआई कब हो रही थी, अक्टूबर से नवंबर माह में हो रही थी, तापमान 15 से 25 डिग्री हो रहा है मैम, है ना। एग्जाम्पल, गेहूं, जौ, फटाफट बोलिए बच्चों, हाँ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू, जिसके स्नैक्स खाते हो आप लोग, आलू, लाही, जही, अलसी, गन्ना जिससे गुड़ बनती है ना, तंबाकू और चुकंदर, है ना, जिसको पसंद नहीं होता चुकंदर, किसी को बीटरूट पसंद है क्या, नहीं, है ना। चुकंदर किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये रबी वाली क्रॉप के अंतर्गत आ रहे हैं ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी आती है जायद की फसल, है ना। कौन सी फसल आती है हमारी, जायद की फसल। जायद में देखिए बच्चों, इसकी बुआई मार्च में और अप्रैल माह में कर रहे थे। अप्रैल माह में भी कब, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच इसकी बुआई कर देनी चाहिए। कब बच्चों,
1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, मार्च से लेके 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच इसकी बुआई कर देनी चाहिए। इसे लू वाली फसल भी कहते हैं तथा इसके लिए टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर होता है और गर्म हवा व लू सहन सक्षम करने वाली फसल कहलाती है ये। इसमें आने वाली फसल देखिए बच्चों, मूंग, उड़द, ज्वार चरी, मक्का चरी, सूरजमुखी, आप सभी लोगों ने देखे हो ना बच्चों। सूरजमुखी कद्दू वर्गीय सब्जियां मतलब खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, ये सब क्या आएंगे इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। ये किसके अंतर्गत आ रही है, हमारी जायद के अंतर्गत आने वाली फसलें है ना। अब हमने लोगों ने क्या देखे बच्चों, सबसे पहले सीजन देख लिए, सीजन के बाद इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मतलब आर्थिक रूप से फसलों का वर्गीकरण। आर्थिक रूप से फसलों का वर्गीकरण पहले सीजन के अकॉर्डिंग देख लिए बच्चों, सीजन, हाँ मैम हमने सीजन के अकॉर्डिंग देख लिए। उसके बाद इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मतलब आर्थिक रूप से फसलों का वर्गीकरण। आर्थिक रूप से फसल का वर्गीकरण, जिसमें पहली ये सीरियल है बच्चों, सीरियल क्रॉप्स है, जिसको हम अनाज वाली फसल के रूप में भी जानते हैं। सीरियल क्रॉप को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, अनाज वाली फसलों के रूप में भी जानी जाती है, या जिसको हम बोलते हैं बाली वाली फसलें, है ना। बाली वाली फसलें आप लोगों ने देखी हैं, ऐसी ऐसी बाली निकलती धान में, देखे हैं मक्के में, ज्वार में, है ना। मक्का देखे हो, मक्का मतलब भुट्टा, है ना। मक्के में देखे ऐसे ऐसे बालियां निकलती है, गेहूं में देखे हो बालियां निकलती है, बस वही है ना। तो सीरियल क्रॉप मतलब ये सीरियल क्रॉप बच्चों, सीरियल क्रॉप मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है तथा यह एक बीजपत्री आता है। मैम एक बीजपत्री क्या होता है बच्चों, एक बीजपत्री टॉपिक हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पर एक बीजपत्री वर्ड आया तो मैं आपको थोड़ा सा एक बीजपत्री दो बीजपत्री के बारे में बताना चाहूंगी। एक बीजपत्री वह होता है जिसको हम आसानी से एक भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और द्विबीजपत्री वह होता है जिसको हम एक बीजपत्री वह होता है जिसको हम आसानी से दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि द्विबीजपत्री वह होता है जिसको हम आसानी से दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि देखिए इसमें देखिए आप लोग सीरियल क्रॉप में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है तथा इसमें आने वाली फसलें कौन कौन सी है, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, कोदो, रागी, है ना। कौन कौन सी फसलें हैं, जौ, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, कोदो, ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आ रही है, हमारी एक बीजपत्री या फिर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाने वाली या फिर हमारी बाली व निकलने वाली फसलों के अंतर्गत आ रही है। दूसरी क्या आ रही है बच्चों, देखिए पल्सेस क्रॉप। पल्सेस क्रॉप मतलब प्रोटीन की अधिकता वाली फसलें, प्रोटीन की अधिकता जो कि द्विबीजपत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। हाँ बोलो बच्चों, द्विबीजपत्री क्या होते हैं, जिसको आसानी से, रे ढंग से बोलिए, मेरे जैसे कंफ्यूज हो रहे हो क्या आप लोग। हाँ, जिसको आसानी से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जिसको आसानी से दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, क्या होती है, प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, द्विबीजपत्री फसल कहलाती है। जैसे कि मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, चना, सोयाबीन और मटर इसके अंतर्गत आती है तथा इसमें प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ना। उसके बाद आती है ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिलहनी फसल बोलते हैं ना, तिलहनी फसल। और पल्सेस क्रॉप को क्या बोल रहे थे, दलहनी फसल, है ना, दलहनी फसल। अब इसको तिलहनी फसल के रूप में जान रहे। तिलहनी फसल वह जिससे हमें तेल की प्राप्ति होती, वो क्या कहलाती है, हमारी तिलहनी फसल कहलाती। इसके अंतर्गत मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अरंडी, तिल, सूरजमुखी
कुसुम आती है ना। अब मैम आपने तो बोले कि पल्सेस क्रॉप में सोयाबीन भी आ रही है, तिलहनी में भी सोयाबीन आ रही है। मैम दोनों में है सोयाबीन आ रही है, तो हाँ बच्चों सोयाबीन आप नोट करके साइड में लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट डाल दी छोटा सा और लिख लीजिए सोयाबीन एकमात्र ऐसी फसल है, एक मात्र ऐसी फसल है जो दलहनी एवं तिलहनी दोनों वर्गों में आती है। बच्चों पीएटी में क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप है जो दलहनी व तिलहनी वर्ग में आती है, तो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से लगाओगे। सोयाबीन एकमात्र ऐसी फसल है जो दलहनी तथा तिलहनी दोनों में आती है। उसके साथ ही देखिए बच्चों कौन सी ऑयल सीड हो गई हमारी, उसके बाद चौथी कौन सी शुगर क्रॉप हो गई। शुगर क्रॉप मतलब शर्करा वाली फसलें जिससे हमको क्या शर्करा व शक्कर की प्राप्ति हो रही, ऐसी फसलें। कौन सी फसलें, शर्करा वाली फसलें। बच्चों समझ में आ रहा है, बच्चों समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए बच्चों। शर्करा वाली फसलें गन्ना, चुकंदर, ज्वार, शुगर पॉम्प है बच्चों। ये शुगर पॉम्प आदि फसलें किसके अंतर्गत आती है, ये शक्कर वाली या शर्करा वाली फसलों के अंतर्गत आती है। उसके बाद फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप मतलब मैम ये क्या होता है फाइबर क्रॉप, हम तो पहली बार सुन रहे हैं ना। फाइबर क्रॉप मतलब रेशे वाली फसलें है ना, जिससे हमको रेशा प्राप्त होता है। रेशे वाली फसल है ना, रेशे वाली फसल या रेशे वाली क्रॉप जिसमें हम जूट, कपास, बोलिए बच्चों, हाँ सनई जैसे कि आप लोगों ने देखे हो, पटसन, ढेचा, अलसी को तो सभी लोगों ने देखी होगी है ना, अलसी तो कॉमन है, हम तो अलसी को देख लिए मैम। हाँ आप समझ में आ गया है ना। फाइबर क्रॉप कौन सी क्रॉप, जिससे रेशे की प्राप्ति होती है, रेशे वाली फसल है ना। उसके बाद आ गई हमारी फोडर क्रॉप है ना। फोडर क्रॉप मतलब चारे वाली फसलें जिसको हम चारा, अब चारा आप तो नहीं खाओगे, आप या मैं खाऊंगे क्या चारा, नहीं है ना, चारा कौन खाएंगे, पशु खाएंगे है ना। तो ये चारे वाली फसलें, चारे वाली फसल है ना। चारे वाली फसल में क्या, लूशन, रिचका, बरसीम, लोबिया, ग्वार, जई, ज्वार चरी, मक्का चरी इसके अंतर्गत आती है। वो क्या कहलाती है, हमारी चारे वाली फसल के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखिए बच्चों स्पाइसेस क्रॉप है ना, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, मसाले वाली फसलें है ना। मसाले हमारे यहाँ, हमारे देश को तो मसालों का राजा ही कहा जाता है ना। मसाले वाली फसलें, सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पाए जाते हैं, हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं, और हमको ही मसाले नहीं पता होंगे। हाँ मसाले वाली फसलें जिससे हम मसाले बनाए जाते हैं ना। कौन कौन सी क्रॉप है बोलो बच्चों, स्पाइसेस क्रॉप में, मसाले वाली फसलों में अदरक, जीरा, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी और इलायची, साथ ही साथ धनिया, कोरिएंडर जिसे बोलते हैं ना, लहसुन, प्याज, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, हमारी मसाले वाली फसलें या हमारी स्पाइसेस क्रॉप के अंतर्गत आएंगी। फिर से बोलिए बच्चों इसके बारे में, मसाले वाली फसलें, मसाले कैसे भूल सकते हैं हम है ना, बोलिए अदरक, जीरा, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च है, हल्दी, इलायची, धनिया, हाँ बोलिए लहसुन और ऑनियन जिसको हम प्याज के नाम से भी जाने जाते हैं ना। उसके बाद कलर क्रॉप, मैम कलर क्रॉप तो हमें पता है, आप नहीं बताओगे तो चलता है ना। कलर क्रॉप मतलब रंग वाली फसलें। अब रंग वाली फसल तो पता है, पर कौन कौन सी होती है ये भी तो पता होना जरूरी है। तो बच्चों इसके अंतर्गत दो क्रॉप आती है, नील और कुसुम। कौन कौन सी दो क्रॉप, नील और कुसुम है ना, नील और कुसुम। फिर से बोलिए नील और कुसुम, इसके अंतर्गत दो क्रॉप आती है। अब हमारी नेक्स्ट क्रॉप क्या है, मेडिसियल क्रॉप्स है ना। मेडिसियल क्रॉप मतलब औषधि वाली फसलें। इसके बारे में तो बताना ही नहीं मैम, आप हमें तो बहुत अच्छे से पता है ना। औषधीय फसलें है ना, औषधि फसलें जैसे आपकी मम्मी ने तो हमेशा आपको दी होंगी है ना, जैसे मेथी, बच्चों को ठंडी लगी मेथी की सब्जी खिला दो, ठंडियों में सबसे ज्यादा क्या खाई जाती है, मेथी की सब्जी खाई जाती है। अदरक वाली चाय पिला दो मम्मी है ना,
अदरक वाली चाय पिला दो, हल्दी वाली चाय पिला दो मम्मी बुखार आने पर, मम्मी तुलसी भी डाल ही देना, है ना। तो ये क्या होती है हमारी औषधि या मेडिसिनल क्रॉप के रूप में जानी जाती है। इसबगोल, सफेद मूसली व अश्वगंधा इसके अंतर्गत आती है। अब इतनी अच्छी क्रॉप है ना, हमको औषधि भी दे रही है जिससे हम ठीक हो रहे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है हम लोगों को। इतनी अच्छी क्रॉप है। तो एक बार फिर से रिपीट करिए बच्चों, कौन कौन सी क्रॉप है, बोलिए। हाँ, मेथी, अदरक, हल्दी, तुलसी, इसबगोल, सफेद मूसली और अश्वगंधा। हाँ बिल्कुल सही बोले। उसके बाद स्टिमुलेंट्स क्रॉप। स्टिमुलेंट्स क्रॉप मैम ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या होती है मैम, है ना। आप लोग को पता है, आप लोग को बस नाम नहीं पता। ये स्टिमुलेंट्स क्रॉप मतलब उद्दीपक फसलें, है ना। कौन सी फसलें, उद्दीपक फसलें, उद्दीपक फसलें, वह फसल जिससे हमें थोड़ा थोड़ा नशा, मतलब ज्यादा भी नहीं नशा पर नशा होता है ना। लत लगने वाली फसल बोल सकते हैं जिसे, है ना। मतलब जैसे चाय की लत लगती है ना, है ना, तो लत लगने वाली फसल बोलते हैं। तंबाकू की लत किसको लगती है, अच्छे से पता है आप लोगों को तंबाकू की लत किसे लगती है। चाय की लत पढ़ाकू बच्चों को लगती है, जैसे कि आप लोग, है ना। चाय की लत किसे लगती है, पढ़ाकू बच्चों को लगती है। और रही बात कॉफी, तो हाँ कॉफी तो घूमने वाले बच्चों को ज्यादा पसंद होती है ना, तो उन्हें ज्यादा लत लगती है इन लोगों की। भांग कब याद आती है, याद आया। हाँ तो भांग कब याद आ गई हमको, भांग की, अफीम ये हमारे काम की चीज नहीं है ना। धतूरा, है ना। ये सब चीजें क्या होती है हमारी स्टिमुलेंट्स क्रॉप, मतलब नशे वाली फसलें या उद्दीपक फसल के बीच में आती है। इसके बाद बच्चों आप लोगों को शायद मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।